गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, दलाई लामा का इशू कुछ ज़्यादा ही लंबा इशू हो गया अब तो। बल्कि चाइना ने तो वार्निंग दे दी है भारत को। आ, उम्मीद नहीं थी कि इतना बॉयल हो जाएगा, इतना ज़्यादा सरदर्दी बन जाएगा, पर यह हो गया है। इसके बाद भारत ने फैसला किया कि वो भी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर खरीदेगा। लेकिन इंडिकेशन सब कुछ ऐसे हैं कि शायद भारत अमेरिकन प्लेन खरीद सकता है और रशिया का प्लेन अवॉइड कर सकता है। ये भी शायद एक किस्म से देखा जाए तो सैंक्शन से बचने का एक तरीका है। अंडर प्रेशर भारत की बुलेट ट्रेन ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है और सुनने में आया कि उसकी कीमत काफ़ी बढ़ गई है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 4 गुना या से 3 से 4 गुना कीमत बढ़ाई गई है पर कोच की। तो उसको शायद भारत को मंजूर नहीं है और पता लग रहा है कि अब उसके ऊपर 200-250 किलोमीटर की स्पीड से या 180 किलोमीटर की स्पीड से वंदे भारत चलेगी। लीजिए साहब, एकमात्र बुलेट ट्रेन का सपना भी मिट्टी में मिल गया। और चाइना ने एक नया मैग्नीशियम हाइड्राइड का सुपर एच बम बनाया है और कहते हैं कि ये एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है और उसमें रेडिएशन नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये तो भाई दुनिया के अंदर जो नई वॉरफेयर आ रही है बहुत ख़तरनाक हो गई है साहब। तो आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम के अंदर। और नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग हुई है इसकी। लेकिन आप सबका शुक्रिया, आप आते हैं और जाने पहचाने चेहरे भी हैं, कुछ नए चेहरे भी आते हैं रोज़ जुड़। और आपका जो रिस्पांस होता है वो भी काफ़ी एनकरेजिंग है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप आए हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए। तो चलिए पहले हम आज चाइना के जो बिना रेडिएशन वाले सुपर एच बॉम्ब मैग्नीशियम हाइड्राइड का कुछ जो एक बॉम्ब उसने टेस्टिंग किया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दरअसल ये मकसद कुछ और था और ये बन कुछ और गया। कहते हैं ना कि हर टेक्नोलॉजी का एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है। यानी कि एक पॉजिटिव आउटकम होता है, एक नेगेटिव आउटकम होता है। जैसे यूरेनियम से आप बिजली पैदा कर सकते हो, पावर पैदा कर सकते हो, उसके आइसोटोप से आप कैंसर का इलाज कर सकते हो, उससे एटम बम भी बना सकते हो। तो हर चीज़ के दो पहलू होते ही होते हैं। लेकिन चाइना ने अभी अप्रैल के महीने में लेट खबर आई थोड़ी कि एक नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया है। सुनने में आया है कि ये टेस्टिंग जो है दुनिया को कई देशों के, जहाँ तक ये इंफॉर्मेशन गई है, परेशान करने वाला है। इट्स नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बेस्ड एक्सप्लोजन है ये। और ये थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब की तरह रेडियो एक्टिव रेडिएशन को पैदा नहीं करता, लेकिन इसकी तबाही जो है टीएनटी बॉम्ब से यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन जो है उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा है। और ये मैग्नीशियम हाइड्राइड के ऊपर आधारित है। यानी कि ये हाइड्रोजन गैस जो है एक बहुत गर्म और लंबे समय तक आग का भयानक गोला बनाता है और जो टेम्परेचर पैदा करता है वो 1000 डिग्री है। और कहते हैं कि अगर इसका विस्फोट अगर 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम तक रहे तो नॉर्मल एक्सप्लोजन के मुकाबले इसका जो प्रभाव है 15 गुना ज़्यादा है। एक्चुअली जर्नल ऑफ प्रोजेक्टाइल्स रॉकेट्स और मिसाइल्स एंड गाइडेंस में एक रिसर्च लेटर आया है और जिसमें चाइना की इस टेक्नोलॉजी का खुलासा किया गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इस रिपोर्ट को बताया है कि चाइना की टेक्नोलॉजी जो है, जो आने वाली जो वॉरफेयर है उसको पूरी तरह से बदल देगी। अब इस किस्म के बम के इस्तेमाल को लेके कई किस्म के सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये रेडिएशन तो पैदा नहीं करता है, लेकिन इसको एटम बम की कैटेगरी में रखा नहीं जा सकता। हालांकि इससे जो बर्बादी होगी वो उतनी ही होगी जितनी एटम बम से होती है। तो मुझे लगता है कि दुनिया एक के बाद एक ऐसे डेंजरस चीज़ें बना रही हैं और ख़ास तौर से ड्यूल यूज़ जो टेक्नोलॉजी होती हैं, जिससे स्कॉमेट भी कहते हैं, द स्पेशलाइज्ड केमिकल्स ऑर्गेनिजम्स मटेरियल इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी जो है, जिसके बारे में मैंने प्रोग्राम भी किए हैं काफ़ी, आप देख सकते हैं स्कॉमेट के ऊपर, SCOMET के ऊपर, जिसे ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी कहते हैं। मेरे एपिसोड्स हैं उसके ऊपर। ये उसका एक बड़ा ख़तरनाक उदाहरण है भाई साहब, देखा जाए तो मैग्नीशियम हाइड्राइड को दरअसल क्या कहते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन है वो कहते हैं कि 150 टन तक किया जा सकता है एक साल में। और
ये दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। अब इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो अगर आने वाले दिनों में दुनिया की बर्बादी का एक नया क्या कहते हैं कि आयाम लिखने जा रहे हैं, एक नई डायमेंशन लिखने जा रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? शायद इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन भी ना आए। और इस किस्म की एक न्यूज़ कई महीने पहले जो मैंने दी थी, जिसमें मैंने शायद बताया था कि इसकी जो कंपैरिजन है थर्मोबैरिक जो हथियार होते हैं उसके साथ भी की जा रही है। यानी कि अब रेडिएशन नहीं है तो आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली इस किस्म का जो 1000 डिग्री का अगर टेम्परेचर पैदा होता है तो उसमें बचेगा कौन फिर? तो जो तबाही होगी वो बिल्कुल हिरोशिमा और नागासाकी टाइप की ही तबाही होगी। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ये भी कहना है कि ये जो लोग बंकरों में छुपे होते हैं ना, या वहाँ पर छुपकर अपनी जान बचाना चाहते हैं, तो अब वो जान को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये 1000 डिग्री का टेम्परेचर जब सरफेस पे पैदा करेगा तो वो आपके बंकर वंकर के अंदर भी वो टेम्परेचर चला जाएगा बड़े आराम से। तो उसके बाद आपका कुछ वहाँ पर बॉडी बचेगी नहीं, सब धुआं धुआं हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। और अगर दुनिया में जो नए किस्म के जो वॉरफेयर्स हो रहे हैं, अगर इसका अब इस्तेमाल किया जाए तो शायद हो सकता है कि हम एक तबाही के एक क्या कहते हैं नए मंजर की ओर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और शायद ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस प्रोपोजिशन भी हो सकता है। अब आते हैं दलाई लामा के मुद्दे के ऊपर कि चाइना भारत के बीच में ये मुद्दा बहुत गर्म हो गया है। और चाइना के अब राजदूत का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि यू आर शूटिंग योर सेल्फ इन द फुट, कि तुम अपने पैरों पर गोली मार रहे हो। दिस इज समथिंग, मुझे लगता है कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स बीजिंग की ओर से कभी निकल कर नहीं आए हैं। मैं आपको बताऊं, ये पहली बार इतना कड़ा स्टेटमेंट जो है चाइना की ओर से निकल कर आया है। और वो कहते हैं कि हमारा इंटरनल अफेयर ऑफ चाइना है, यू डोंट इंटरफेयर इन दैट वन, यू आर शूटिंग योर सेल्फ इन द फुट। ये जो शब्द यूज़ किए गए हैं, दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मैंने कभी इसको नहीं देखा और ये कांटा बन चुका है। और चाइनीज एम्बेसी जो इंडिया में, वो ये कहते हैं कि द रीइंकार्नेशन एंड सक्सेशन ऑफ दलाई लामा इज इनहेरेंटली एन इंटरनल अफेयर ऑफ चाइना। और इसका एक ट्वीट भी आता है कि इट हैज़ बीन नोटेड some people from strategic and academic communities including former officials have made some improper remarks on the reincarnation of Dalai Lama contrary to Indian government's public stance। अब पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पर, लेकिन ये जो इम्प्रॉपर रिमार्क्स है मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। और भारत ने हालांकि ये कहने की कोशिश की थी कि जो बिलीफ है वो एक अलग चीज़ है, हम उसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करते, हम उसके ऊपर कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन ये कह देना कि इंडिया इज़ शूटिंग इन द फुट इटसेल्फ, ये अपने आप में शायद एक बहुत बड़ा एक किस्म से बयान दिया है। और ये बयान भारत और चाइना के बीच में जो बढ़ती हुई रंजिश है, ये शायद उसको शोकेस कर रहा है। और इस इशू को मुझे लगता है दोनों देशों को मिलकर संभालना होगा, और इसको अगर नहीं संभाल पाएंगे तो चीज़ें ना केवल हाथ से निकल जाएंगी बल्कि एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी इमर्ज हो सकती है। और ये जो सिचुएशन है ये अपने आप में भारत के लिए भी और चीन के लिए, दोनों के लिए एक ऐसा बोझ बन जाएगी जो शायद इसको संभालना मुश्किल होगा। और चाइना का कहना है कि ये मुद्दा भारत और चीन के संबंधों में एक बहुत बड़ा कांटा है और ये भारत के लिए बोझ बन गया है। अगर भारत तिब्बत कार्ड खेलेगा तो खुद ही नुकसान करेगा। मैंने पहले भी कहा था कि पेमा खांडू जो कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि हमारी अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से नहीं लगती, तिब्बत से लगती। तो यहाँ पर शायद एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि प्रोवोकेशन आ रहा है। और इस प्रोवोकेशन से मैंने अपने एक पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि बचने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि इस चीज़ को उछाला जाए, और जो संबंध अभी थोड़े बहुत ठीक ठाक चल रहे हैं इंडिया चाइना के बीच में, उसको और बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दलाई लामा का इशू इस समय शायद क्या कहते हैं कि काबू से बाहर जा रहा है। और ये कहना कि यू आर शूटिंग योर सेल्फ इन द फुट,
चाइना इज वार्निंग टू इंडिया ऑन दलाई लामा अहेड ऑफ जयशंकर विजिट, और जयशंकर जा भी रहे हैं वहाँ पर, लेकिन क्या जवाब देंगे ये नहीं पता, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन सिचुएशन जो है इस समय इंडिया चाइना के बीच में बहुत टेंस है दलाई लामा के इशू को लेकर, विच इज़ बॉइलिंग लाइक एनीथिंग। अब 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट्स का ये मुद्दा इंडिया के लिए भी बहुत गर्मा गया है, क्योंकि भारत, मुझे नहीं लगता है कि Su-57 शायद खरीदेगा। हालांकि मैंने कहा था कि Su-57 को इंडिया को खरीदना चाहिए, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा है इस समय भारत के ऊपर, और ये जो प्रेशर है खासतौर से अमेरिका से कि तुम मेरे विमान खरीदो वरना तुम भी सैंक्शंस में आ जाओगे, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम आ जाएंगी, तो शायद एक डील करने की कोशिश की जा रही है जिसके द्वारा आप रूस से तेल खरीदते रहो लेकिन मुझसे हथियार खरीदते रहो। तो कहीं ना कहीं उसके हथियारों का जो कारोबार है वो, बीच में एक बात चली थी कि इंडिया और राफेल खरीद सकता है, तो लेकिन हो सकता है इंडिया राफेल ना खरीदे या जो नंबर खरीदने थे उससे कम में खरीदे, और बाकी 60 विमान की बात की जा रही है कि 60 इस समय 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर इमीडिएटली खरीद लिए जाएं, जो कि तैयार अवस्था में हैं। और अगर ये होता है तो हो सकता है फिर भारत, Su-57 तो अभी बनना भी शुरू नहीं हुआ, जो है अभी सिर्फ प्रोटोटाइप्स हैं, जबकि F-35 तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उसको भी मिलते मिलते टाइम लगेगा और हैं भी बहुत एक्सपेंसिव। अब ऐसा लग रहा है कि भारत शायद इस मामले में Su-57 की पेशकश को स्वीकार ना करे, ऐसे आसार निकल के आ रहे हैं। और अमेरिका की ओर से जो F-35 लाइटनिंग 2 का जो एक विकल्प है, जो शिप पे भी काम आएगा, जो INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है, और साथ में जो नॉर्मल कोर्स में भी इसका जो यूसेज है, तो डबल यूसेज है इसका पूरा का पूरा। मैंने इसके ऊपर पहले एपिसोड भी बनाया था। तो मुझे लगता है कि इंडिया शायद F-35 ये कह के खरीदेगा कि ये मैं दरअसल INS विक्रमादित्य के लिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर उसके लिए खरीद रहा हूँ। हालांकि इस मामले में भी एक MiG-29 का वर्जन है जो रशिया देने को तैयार है, जो कि F-35 लाइटनिंग 2 से करीब करीब आधी कीमत का है। अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या होने जा रहा है। चाइना के पास इस समय करीब करीब 200 से भी ज़्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर्स हैं, तो चाइना के पास तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और साथ में उसके बाद J-10 भी है, J-17 भी हैं, और 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थितियाँ ऐसी नज़र आ रही हैं कि भारत हो सकता है कि शायद अमेरिका की ओर झुकता हुआ, जैसे कि नज़र भी आ रहा है, हो सकता है कि F-35 का एक ऑर्डर दे दे। अब आते हैं अगली खबर के ऊपर, बुलेट ट्रेन इंडिया की। देखिए 2015 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आज 2025 हो गया, 10 साल हो गया, 2035 तक आता नहीं। लेकिन एक बड़ा अपडेट आ गया रेलवे की ओर से है कि अब बुलेट ट्रेन नहीं बल्कि वंदे भारत ही चलाई जाएगी। उसका शायद एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो कोचेज़ हैं उसके, पहले 16 करोड़ रुपए पर कोच की बात थी। जो बुलेट ट्रेन का एक डब्बा होता है 16 करोड़ रुपए का था इंडियन करेंसी के अंदर। अब इसकी कीमत बढ़कर 50 करोड़ कर दी, 3 गुना जापान ने इसकी कीमत बढ़ा दी है, और एक बुलेट ट्रेन की कीमत अब 800 करोड़ रुपए हो गई। 16 डब्बे की जो बुलेट ट्रेन होती है, अब 800 करोड़ की कीमत तो बहुत ज़्यादा है एक ट्रेन के लिए। तो अब इस हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया ने कदम पीछे खींच लिए हैं, और जो ट्रैक अभी ऊपर का सारा बन रहा है, ट्रैक तो बनेगा, अब कुछ किया तो जा नहीं सकता, तो ट्रैक बनेगा तो ट्रेन भी चलेगी। ट्रेन चलेगी तो कौन सी ट्रेन चलेगी? कहा जा रहा है कि यहाँ पे शायद वंदे भारत चलाने की बात है, लेकिन वो 2027 तक शायद एक 50 किलोमीटर का ट्रैक तैयार हो जाएगा, 2030 तक जो है बाकी ट्रैक तैयार होगा, जो 500 साढ़े 500 किलोमीटर का है। और वहाँ पे कह रहे हैं कि हम इसको 250 की किलोमीटर की स्पीड पर हम बड़े आराम से वंदे भारत को चला पाएंगे। अब अमेरिका में तो खैर है ही नहीं, आपको पता ही है, बिल्कुल बुलेट ट्रेन है ही नहीं, और दुनिया के अधिकतर देशों में बुलेट ट्रेन नहीं है। एक चाइना में है, यूरोप के कुछ देशों में जो TGV के नाम से चलती है, या फिर जापान के अंदर बुलेट ट्रेन है। बाकी जो देश हैं वो इसकी ज़रूरत को महसूस नहीं करते कि बुलेट ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि बुलेट ट्रेन की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, और उनकी स्पीड, अब जो नई बुलेट ट्रेन हैं पहले तो 300-400 किलोमीटर थी, अब 600 किलोमीटर की प्रति घंटा की है। जो चीन में रफ्तार है वो भी 500-600 की अब चलानी शुरू कर दी है। तो अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है अब ऑलमोस्ट
शायद सरकार ने बहुत बड़ी कीमत की वजह से ठंडे बस्ते में डालने का फैसला कर लिया है और ये भी फैसला किया कि अब बुलेट ट्रेन शायद हम नहीं चलाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर शायद एक किस्म से कहा जाए तो हालात बड़े नाजुक किस्म के हैं और बहुत सारा पैसा जो उस पर लगाया गया ट्रैक के ऊपर वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। क्या कहा जाए, लेकिन चलिए ठीक है। कभी कभी ये होता है कि जब 300 किलोमीटर पे नहीं जाएगी तो अगर 200 किलोमीटर की स्पीड से भी अगर वंदे भारत चलेगी तो उससे कम से कम कुछ तो फ़ायदा होगा, कम कीमत पर ही सही, लेकिन एक लोकल टाइप की बुलेट ट्रेन ही चल जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे आप हमारे साथ आते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी साबित होंगे। तो मिलते हैं 9:30 पे हम आपसे वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर, जहाँ कुछ और खबरें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। देखना मत भूलिएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।